गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 4 इकाई 4 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इंक्लूसिव स्कूल मैनेजमेंट अर्थात समावेशी स्कूल प्रबंधन। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन एक व्यापक और एक जटिल प्रत्यय है। प्रबंधन से तात्पर्य है एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। अगला हेडिंग आता है हमारा डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन की परिभाषा। हैरोल्ड कीगन के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। इंग्लिश में परिभाषा है आपकी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अगली परिभाषा प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना कहलाता है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स towards objectives accomplishment। अगली परिभाषा है आपकी प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है। इसकी की परिभाषा अंग्रेजी में मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज। लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा प्रबंधक क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन ही नहीं अपितु मनुष्यों का विकास करता है। रॉबर्ट अल्वानेस के अनुसार प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बचाने का कार्य करता है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। अगला परिभाषा आती है पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन ज्ञान की एक शाखा अर्थात अनुशासन किया जाने वाला एक कार्य है। प्रबंधक इस ज्ञान का कार्यों के संपादन में प्रयोग करते हैं और विशेष कार्यों को पूरा करते हैं। अगली परिभाषा है एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं या फिर यह देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी एवं उत्तम ढंग से पूरा करते हैं। अगला हेडिंग आता है आउटलाइन ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अर्थात बाधित बालकों हेतु समावेशी स्कूल का प्रारूप। विशिष्ट विद्यार्थियों की व्यावहारिक संबंधी समस्याएं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं तथा कक्षा के सामान्य बालक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाधित विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधी समस्याओं को सही ढंग से आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार संबंधी समस्या पृथकीकरण में नहीं होती। कक्षा व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने तथा उनके प्रबंधन हेतु विशिष्ट विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक तथा विशिष्ट विद्यार्थियों के साथियों के व्यवहार का भी परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। कक्षा नियोजन विद्यार्थियों की आशानुरूप निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कक्षा के नियमों की स्थापना करके कक्षा के व्यवहार से संबंधित नियम ऐसे होने चाहिए जो अध्यापक की आशानुरूप व्यवहार प्राप्ति करने में सहायक हो। दूसरा पॉइंट आता है उपयुक्त व्यवहार का पुनर्वलन।
जब विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करें तो अध्यापक उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है पुनर्बलन का प्रयोग। विद्यार्थियों से अच्छे व्यवहार की प्राप्ति हेतु अध्यापक को ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। चौथा पॉइंट आता है पुनर्बलन हेतु प्रविधि का प्रयोग। इसके अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को जब वह अच्छा व्यवहार करते हैं तो पुनर्बलन के बदले प्रविधि देता है। इस प्रकार की व्यवस्था एक विद्यार्थी समूह तथा पूरी कक्षा के साथ भी की जा सकती है। इस प्रविधि की व्यवस्था करने से पूर्व अध्यापक को विद्यार्थियों को उस व्यवहार की परिभाषा देनी चाहिए जिसे करने में परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों द्वारा बेव्यवहार किए जाएंगे। चौथा पॉइंट आता है आपका निविदा का प्रयोग। ये अध्यापक तथा वयस्क एवं बड़े विद्यार्थियों के बीच निविदाएं होती हैं। ये विद्यार्थियों के बीच लिखित समझौता होता है जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को कोई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है प्रारूप का प्रयोग। इसके अंतर्गत बाधित विद्यार्थियों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। ये बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि बालक पर इस पर कोई बुरा व्यवहार ना पड़े। अंतिम पॉइंट आपका आता है अनुपयुक्त व्यवहार में कमी। सकारात्मक तथा विशिष्ट पुनर्बलन आयामों के प्रयोग के द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार कम किया जा सकता है। नकारात्मक प्रक्रिया के प्रयोग अंतिम प्रत्युत्तर के रूप में करना चाहिए, अन्यथा पहला प्राप्त पुनर्बलन के समाप्त हो सकता है। यह भी आवश्यक है कि अभिभावकों को व्यवहार प्रबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अगला नया हेडिंग आपका आता है कक्षा अधिगम परिस्थितियों का अनुकूलन, एडेप्टिंग द क्लासरूम लर्निंग सिचुएशंस। कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक को निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, भौतिक वातावरण की व्यवस्था। भौतिक वातावरण की व्यवस्थापन हेतु बहुत से तत्व ध्यान में रखे जाते हैं। कक्षा में फर्श, डेस्क, उपकरणों पर बिखरी वस्तुओं को हटाकर तथा कार्य में अवरोधकों को दूर करके कक्षा में सुरक्षित तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण किया जाता है। कक्षा में तापमान, प्रकाश, ध्वनि स्तर, वायु प्रवाह, आकर्षक साज सज्जा का अनुकूलन समन्वय, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को अनुकूलन कार्य दशाएं प्राप्त हो सकें तथा वे कक्षा कार्य में रुचि ले सकें। कक्षा का फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, सुगमता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य भी होना चाहिए। एकत्र होने, कार्य करने तथा क्रियाकलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था करते समय शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों पर सामाजिक अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है अनुदेशात्मक वातावरण का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट। कक्षा के अनुदेशात्मक वातावरण के अंतर्गत प्रक्रिया सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों का समूह बनाता है, विद्यार्थियों में कौशल निपुणता तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण हेतु व्यवस्था करता है। इस ढांचे का सीधा प्रभाव शैक्षिक क्रियाओं तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर भी पड़ता है। कक्षा वातावरण के ध्यान में रखने योग्य हेतु कुछ सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। पाठ्यक्रम, कौशल निपुणता, सूचनाओं का संगठन, क्रियाकलापों आदि का रुचि के अनुरूप संगठन होता है। साथ ही अनुदेशन हेतु बाध्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए, अवलोकन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करनी चाहिए। इस अनुदेशात्मक सामग्री में स्वतः संशोधन सामग्री, अनुदेशात्मक कार्यक्रम तथा वैचारिक अनुदेशन तथा सम्मिलित रहते हैं।
इन अनुदेशनों से बालकों को पृष्ठ पोषण भी मिलता है। विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारने के लिए तथा उसे अच्छे व्यवहार की प्राप्ति हेतु निर्देशन रूपरेखा तैयार करता है। कक्षा के लिए ऐसे नियम तथा नियमित कार्यक्रम बनाता है जो संक्षिप्त, विशिष्ट और आसानी से समझे जाने वाले तथा सकारात्मक हों। विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिलेख रखता है। ये अभिलेख विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप होने चाहिए तथा विद्यार्थियों के बार-बार निरीक्षण के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। तीसरा बिंदु आता है शिक्षण की तकनीक का प्रयोग, यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा की आधुनिक तकनीक की व्यवस्थित अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोग, व्यवहार में परिवर्तन, उपकरण की उच्च तकनीक, माध्यम तथा अधिगम साधन सम्मिलित हैं। विद्युत तकनीक जैसे दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य और दृश्य टेप तथा कंप्यूटर ने शिक्षा की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उपलब्धता के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके साथ ही अगला और अंतिम आता है मीनिंग, टाइम एंड अदर रिसोर्स, समय तथा अन्य संसाधनों की प्रबंधन प्रवृत्ति। समस्त अधिगम वातावरण का प्रबंधक होने के नाते अध्यापक आवश्यक अधिगम साधनों के स्थान, संगठन तथा प्रयोग का पर्यवेक्षण करता है। नंबर 1, अनुदेशन का समय, इंस्ट्रक्शन टाइम। अध्यापक को कक्षा के नियमित कार्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए तथा विद्यार्थियों को बतला देना चाहिए कि किस समय कौन सा क्रियाकलाप जाएगा। अगला पॉइंट आता है अनुदेशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। विद्यार्थियों की अधिगम सहायता हेतु अनुदेशात्मक सामग्री का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशात्मक सामग्री कब तक कार्य करेगी, इसे कब कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, ये टिकाऊ है या नहीं है, इस प्रकार आदि बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम पॉइंट आता है कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम, पर्सनल डिफिकल्टीज में आता है यदि अध्यापक को समस्त अनुदेशनों को प्राप्त करने में कठिनाई हो तो वह अपने साथी अध्यापकों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता से भी ले सकता है। साथ ही उसे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं में भी रुचि लेनी चाहिए तथा उन्हें हल करने में पूरी गंभीरता भी दिखानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।